तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की कहानी ने एक नई करवट ली। ये कहानी है पुर्तगालियों की और उनके भारत आने की। एक ऐसी घटना जिसने आने वाली सदियों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। समझिए कि ये एक पूरे नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। वो पल था जब भारत और यूरोप के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बदल गए और यहीं से यूरोपीय ताकतों के भारत में आने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू हुआ कैसे, कहाँ से हुई इस नए चैप्टर की शुरुआत। चलिए समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही नाम है, वास्को डी गामा। साल था 1498। जब वो समंदर के रास्ते भारत की जमीन पर उतरा तो वो ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन था। सोचिए, बस उस एक सफर ने, उस एक यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच रिश्तों का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो वास्को डी गामा पहुंचा कहाँ? वो पहुंचा भारत के मालाबार कोस्ट पर, कालीकट में। अब देखिए, उस जमाने में कालीकट कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। वो मसालों के व्यापार का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मशहूर सेंटर था। और वहां के जो राजा थे उन्हें जमोरिन कहा जाता था। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुर्तगाली इतनी लंबी, इतनी खतरनाक समुद्री यात्रा करके भारत आए ही क्यों? आखिर ऐसा क्या था यहाँ जो उन्हें खींच लाया? जवाब है मसाले। उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद था व्यापार। और व्यापार भी किस चीज का? मसालों का। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, यूरोप में इन चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि इन्हें ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता था। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि ये अमीरी की, स्टेटस की निशानी थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पुर्तगालियों का इरादा सिर्फ व्यापार करने का नहीं था। बहुत जल्दी उनका फोकस प्रॉफिट से हटकर पावर पर चला गया। मतलब वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनका असली मकसद था इस पूरे इलाके पर कंट्रोल करना, राज करना। तो उन्होंने ये किया कैसे? मतलब व्यापार से सत्ता तक का ये सफर कैसे तय किया? सोचिए, एक छोटा सा देश और उसने इतने बड़े समंदर पर अपना दबदबा कैसे बना लिया। इस पूरे खेल का एक मास्टरमाइंड था, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। उसे सबसे असरदार पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। और ये वही शख्स था जिसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और उसे पूरब में पुर्तगाली साम्राज्य का हेडक्वार्टर, उनकी राजधानी बना दिया। लेकिन एक बात समझनी होगी, उनकी असली ताकत जमीन पर नहीं, समंदर में थी। उनकी नेवी, उनकी नौसेना उस वक्त की सुपर पावर थी। अपने जबरदस्त जहाज़ों और तोपों के दम पर उन्होंने हिंद महासागर के ट्रेड रूट्स पर, समझिए कि एक तरह की मोनोपोली बना ली थी, एक तरफा राज। और अपनी इसी नेवल पावर का इस्तेमाल उन्होंने पैसे और कंट्रोल के लिए किया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते थे कार्टास सिस्टम। मतलब बड़ा सिंपल था। अगर आपको हिंद महासागर में अपना जहाज चलाना है, व्यापार करना है, तो पहले पुर्तगालियों से एक लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ये और कुछ नहीं, बल्कि समंदर पर उनकी खुली दादागिरी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है। कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं टिकती। और पुर्तगालियों के साथ भी यही हुआ। समय के साथ समंदर पर उनकी ये मजबूत पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। तो हुआ क्या? उनके पतन के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण, मैदान में नए खिलाड़ी आ गए थे, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। कौन? डच और अंग्रेज। उनके आते ही मसालों के इस अमीर ट्रेड पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। एक तरफ पुर्तगाली थे जो अपने फैले हुए साम्राज्य को संभालने में जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ ये नई ताकतें थीं जिनके पास बेहतर जहाज और ज्यादा पैसा था। जाहिर है, पुर्तगाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब इसका भारत के इतिहास पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा? चलिए इसे समझते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये असल में पावर और ट्रेड की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे व्यापार करने के इरादे से आई एक ताकत ने धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा करने का सपना देखा और उसे कुछ हद तक पूरा भी किया। देखिए, पुर्तगालियों का भारत आना इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। भले ही उनका साम्राज्य बाद में छोटा हो गया, सिमट गया, लेकिन उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया था जिससे बाकी यूरोपीय ताकतें एक एक करके भारत में दाखिल हुईं। और बस यहीं से भारत के इतिहास का पूरा रास्ता, पूरी दिशा
हमेशा के लिए बदल गई। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर तो शुरू हो चुका है और अब एक नई कहानी लिखी जानी थी। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी का अगला पन्ना कौन पलटेगा? कौन लिखेगा अगला अध्याय? डच, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज? इसका जवाब हमें इतिहास के अगले पन्नों में ही मिलेगा।